हाय एवरीवन। देखिए, उसी से आगे आज 129 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फीटर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट है, फीटर सेकेंड ईयर के लिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हैवी ड्यूटी असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। हैवी ड्यूटी अर्थात भारी कार्य के लिए, जो भारी कार्य असेंबली कार्य है होता है, भारी कार्य का कहीं असेंबली होता है, उसमें किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पेन हेड स्क्रू, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है चीज हेड स्क्रू, ऑप्शन नंबर सी है राउंड हेड स्क्रू, ऑप्शन नंबर डी है हेक्सागोनल हेड स्क्रू। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेक्सागोनल हेड स्क्रू। हेक्सागोनल या हेक्सागोन कह सकते हैं, हेक्सागोन हेड स्क्रू। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है लाइट असेंबली। लाइट असेंबली कार्य में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का उपयोग किया जाता है। लाइट असेंबली मतलब हल्के कार्य, लाइट मतलब हल्के, हल्के असेंबली कार्य में किस प्रकार का स्क्रू उपयोग में आता है। ऑप्शन नंबर ए हेक्सागोन, तो हेक्सागोन हो नहीं सकता है, ये तो भारी कार्य के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी चीज हेड स्क्रू, ऑप्शन नंबर सी हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू, ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर हेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीज हेड स्क्रू। चीज हेड स्क्रू अर्थात इस तरह से बना होता है, इसके बीचों बीच इस तरह से खांचे बने होते हैं, इसी को चीज हेड स्क्रू के नाम से जानते हैं। इस पर जो है इस तरह से थ्रेड कटे होते हैं, इसको चीज हेड स्क्रू के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चीज हेड स्क्रू। अगला देखिएगा, अगला 131 नंबर क्वेश्चन है, नरम और गैर धातु मटेरियल, मतलब जो नरम है और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों की किस फाइल में होते हैं। मतलब तेज हो और समांतर दांतों किस प्रकार की फाइल में होते हैं। समांतर दांत लिखना चाहिए था, इंग्लिश पढ़िएगा, विच फाइल विच शार्प एंड पैरेलल टीथ, मतलब फाइल के बारे में कहा गया है। फाइल ऐसी कौन सी है जो समांतर और तेज धार वाली हो और इस्तेमाल किस पर की जाए, नरम और गैर धातु मटेरियल पर। ऑप्शन नंबर ए है फिलर फाइल, ऑप्शन नंबर बी है टिंकर फाइल, ऑप्शन नंबर सी है ड्रेडनॉट फाइल, ऑप्शन नंबर डी है वार्डिंग फाइल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ड्रेडनॉट फाइल। ड्रेडनॉट फाइल का जो उपयोग किया जाता है यह नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला है 132 नंबर क्वेश्चन, परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है। मतलब जहां ज्यादा परिष्कृत सतह प्राप्त करनी हो, ऐसे जगह पर कौन सी फाइल उपयोग में लाई जाती है। पहला है स्विस पैटर्न, दूसरा है पिलर फाइल, तीसरा है ड्रेडनॉट फाइल, चौथा है वार्डिंग फाइल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्विस पैटर्न फाइल। उसके बाद देखिएगा अगला 133 नंबर क्वेश्चन, 133 नंबर क्वेश्चन है, फिलर गेज के बीआईएस सेट की, बीआईएस सेट मतलब भारतीय स्टैंडर्ड, बीआईएस सेट की मोटाई सीमा क्या है। जो फिलर गेज होता है उसकी मोटाई सीमा क्या होती है, वो कितना मोटा होता है, उसकी एक सीमा होती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0.01 से 1 mm तक, ऑप्शन नंबर बी है 0.02 mm से 1 mm तक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.02 से 1 mm तक इसकी सीमा होती है मोटाई की। ठीक है, अगला देखिए, अगला 134 नंबर क्वेश्चन, इस स्लिप गेज की ऊंचाई
दिया हुआ है इस स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी होगी और साइन 25 अंश का मान दिया हुआ है। साइन 25 अंश का मान दिया हुआ है 0.4226। ये है साइन 25 अंश का मान। ये जो है ऊपर की तरफ ये साइन बार लगा हुआ है। साइन बार की ये दो रोलर हैं, ये है साइन बार। और यहां पर स्लिप गेज लगा होता है, ये स्लिप गेज है, ठीक है। तो यहां पर गेज लगा हुआ है। अब ये जो पूछा गया है स्लिप गेज की ऊंचाई पूछी गई है। ये स्लिप गेज की ऊंचाई कितनी है ये कैसे ज्ञात होगा? इसका ये जो ये भाग दिया हुआ है ये 100 mm है। 100 mm साइन बार की लंबाई, अर्थात साइन बार की लंबाई कैसे डिनोट की जाती है? उसके दोनों रोलरों के केंद्र से केंद्र की दूरी, एक रोलर की ये केंद्र, यहां पर इन दोनों की जो दूरी होती है ये साइन बार की लंबाई को प्रदर्शित करता है, ये दूरी। और ये यहां पर देखिए थीटा कोण है, ये बिल्कुल साइन बार के ऐसे जो इस तरह से इसका रोलर होता है इसके इस पॉइंट से लिया जाता है, इस तरह से ये कोण लिया जाता है। ये दिया हुआ है 25 अंश यहां पर और ये है 100 mm। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये साइन बार है, इस तरह से ये साइन बार यहां लगा हुआ है और इसकी ऊंचाई ये दी गई है। ये साइन बार की जो लंबाई है उसको दिया गया है 100 mm। ये थीटा कोण जो है 25 अंश है। आपसे ये स्लिप गेज, यहां पर स्लिप गेज लगा हुआ है, इसी की ऊंचाई पूछा गया है, मतलब h का मान पूछा गया है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। लंब का मान h है और कर्ण का मान कितना 100 है। साइन थीटा मतलब साइन 25 अंश, साइन 25 अंश साइन 25 अंश बराबर ऊंचाई अपान 100। साइन 25 अंश का मान, साइन 25 अंश का मान देखिए कितना दिया हुआ है। साइन 25 अंश का मान 0.4226, तो 0.4226 ये दिया हुआ है, इक्वल टू h अपान 100। यहां से h का मान निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा 0.4226 इंटू 100। जब 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 42.26, मतलब 42.26 mm। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको देखेंगे। आया है 42.26
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 42.26। अगला है 135 नंबर क्वेश्चन, कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए, कार्यखंड के बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, और फिगर में दिखा दिया गया है। जो कार्यखंड को बाहरी व्यास, तो कई ऐसे उपकरण हैं जिससे मापा जाता है, लेकिन जो कार्यखंड में दिखाया गया है उसी के अनुसार बताना है। कार्यखंड में देखिएगा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। जो स्लिप गेज है, देखियो इसमें देखिएगा, जो स्लिप गेज है इसको एक विशेष प्रकार के जबड़े का उपयोग करके यहां पर स्लिप गेज को उससे पकड़ा गया। और स्लिप गेज ऐसे जो पकड़ने वाला है, इसको ऐसे इसी में अंदर की तरफ, इसके अंदर की डाया को ऐसे मापते हैं, ऐसे रख करके। स्लिप गेज इस तरह से यहां पर है, इसको एक विशेष जबड़े का उपयोग करके पकड़ा गया है, वाइस का उपयोग करके पकड़ा गया। इस वाइस को हम हाथ में पकड़े हैं और इसी से ऐसे जो है मापने का कार्य हम कर रहे हैं। पहला है पैरेलल लेग कैलिपर, तो ये है नहीं। दूसरा है आउटसाइड कैलिपर, ये भी नहीं है। तीसरा है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी इसको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी वर्नियर कैलिपर है, ये हो नहीं सकता है। अगला देखिएगा 136 नंबर क्वेश्चन, 136 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड, कैलिब्रेशन ग्रेड। अंशांकन ग्रेड कोष्टक में दे दिया है, कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है। देखिए कैलिब्रेशन क्या होता है, जो हमारे पास जो भी ये गेज हैं या फिर वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, इन सबका कैलिब्रेशन किया जाता है, चेक किया जाता है क्या ये अभी भी शुद्धता से जांच करते हैं या वर्क कर रहे हैं शुद्धता से। कुछ दिन के बाद जब ये वर्क कर लेते हैं तो कुछ दिन के बाद इसको कैलिब्रेशन करते हैं। सबका अलग अलग कैलिब्रेशन का डे होता है, सबका एक ही नहीं होता, अलग अलग। कोई जल्दी खराब हो सकता है, उसके लिए कम कैलिब्रेशन डे रखा गया है। तो कैलिब्रेशन अर्थात जितने भी सूक्ष्म मापी यंत्र हैं उसको समय समय पर चेक करते रहना ही कैलिब्रेशन है, उसे कैलिब्रेशन के नाम से जानते हैं। तो कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है ये आपसे पूछा गया। स्लिप गेज तो 0 ग्रेड का भी होता है, 0 ग्रेड का भी होता है, 1 ग्रेड और 2, ये 4 ग्रेडों में पाया जाता है। लेकिन कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है, तो कैलिब्रेशन ग्रेड जो होता है 0 होता है, क्योंकि सबसे जो सूक्ष्म होता है उसे ही बेस माना जाता है, उसे ही कैलिब्रेशन ग्रेड माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रेड 0। तो ग्रेड 0 का जो स्लिप गेज होगा उसे 0 से चेक करते हैं, कैलिब्रेशन करते समय 0 से चेक करते हैं। सबसे सूक्ष्म जो ग्रेड है ये 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 138 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है। ये विधि फिगर में दी हुई है। तो जो स्लिप गेज है बताया गया है, जो विधि होती है उसे व्रिंगिंग के नाम से जानते हैं, उसे व्रिंगिंग के नाम से जानते हैं और दिखाया भी गया। इसमें क्या होता है, स्लिप गेज को ट्विस्ट करते हैं, मतलब मोड़ते हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख करके देखिए ऐसे घुमा रहे हैं। इस क्रिया को ही व्रिंगिंग के नाम से जाना जाता है, जिसे रिंगिंग भी कभी कभी लिखा जाता है। कहीं कहीं इसका नाम रिंगिंग भी लिखा जाता है और इसे रिंगिंग भी लिखा जाता है। रिंगिंग को रिंगिंग के भी नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा 139 नंबर क्वेश्चन, इस गेज का उपयोग करके ये जो दिया गया है फिगर में, ये जो फिगर में दिया गया ये गेज है। अब ये जो गेज है ये कौन सा गेज है ये आपसे पूछा गया है, या फिर ये है क्या चीज। तो देखिए ये है थ्रेड प्लग गेज है, इसका नाम है थ्रेड प्लग गेज। अगर रिंग टाइप का बना होता, इस टाइप का देखिए फिगर है, तो ये रिंग गेज के नाम से जाना जाता, लेकिन ये प्लग के टाइप का बना हुआ है। एक तरफ गो है, दूसरी तरफ नो गो है। जो गो वाला सिरा होता है उसे थोड़ा सा लंबा बनाया जाता है, वो लंबाई में थोड़ा सा अधिक होता है, तो ये देखिए इसको गो कहते हैं, जो थोड़ा सा लंबाई में अधिक है। जो थोड़ा सा लंबाई में कम है उसको नोगो के नाम से, उसे नोगो के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करता है, किसी भी आंतरिक जो चूड़ी कटी होती है उसी को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल देखिए इसको दिखाया गया है, ये लेथ चक है, इसमें कोई ये चक बना हुआ है, ये जा है, जा में कोई जा पकड़ा गया है जिसमें इंटरनल थ्रेड कटी हुई है, और इसको जो है थ्रेड प्लग गेज को इसी में डाल करके चेक किया जा रहा है। तो इसमें एक पहचान ये है कि जो गो वाला सिरा होता थोड़ा लंबाई में अधिक होता है, नोगो वाला सिरा थोड़ा लंबाई में कम होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा। पहला है थ्रेड रिंग गेज तो है नहीं, दूसरा है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अगला क्वेश्चन है रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। जो रिंग गेज होते हैं उनके क्या उद्देश्य हैं। पहला है बाहरी व्यास की जांच करना, दूसरा है छेद व्यास की जांच करना, और तीसरा देखिएगा टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करना, चौथा है बाहरी थ्रेड की जांच करना। तो रिंग गेज है, रिंग गेज, बल्कि रिंग थ्रेड गेज नहीं है, रिंग गेज है। तो रिंग गेज का जो उपयोग होता है वो बाहरी व्यास को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए 140 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रिंग गेज का उपयोग बाहरी व्यास को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 141 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, व्यक्तिगत त्रिज्या इंडिविजुअल रेडियस गेज की जो आकार सीमा होती है वो कितनी होती है, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है स्टेप ऑफ 1 mm, मतलब मैक्सिमम 1 mm होती है। दूसरा स्टेप ऑफ 0.5, स्टेप ऑफ 1.5, स्टेप ऑफ 2 mm। अभी बताया गया इसकी जो सीमा होती है ये 0.02 mm से लेकर के 1 mm तक होती है। तो स्टेप ऑफ 1 mm ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार साइज की जांच करने के लिए। स्वीकार साइज का मतलब ये होता है जिसमें चला जाए, स्वीकार हो जाए, ऐसा ना हो कि गो। अर्थात साइज की जांच करने के लिए गेज कौन सा है, मतलब जांच करने के लिए वह कौन सा गेज है। फिगर भी दिखाया गया, ऑप्शन दिया हुआ है रिंग गेज गो, ऑप्शन नंबर बी प्लग गेज नो गो, ऑप्शन नंबर सी रिंग गेज नो गो, ऑप्शन नंबर डी प्लग गेज नो गो। तो ये तो रिंग गेज है तो कंफर्म है, लेकिन गो है कि नो गो है, तो ये है गो। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब इसकी पहचान कैसे करते हैं कि कौन सा गो होता है कौन सा नो गो होता है। जो रिंग गेज गो होता है उसमें खांचे नहीं कटे होते, केवल ऐसे एक रिंग टाइप का होता है, इसे रिंग गेज कहते हैं। लेकिन जो नो गो होता है
वह इस तरह से तो बना ही होता है। कुछ इस तरह से, मतलब इस साइड देखिएगा, बीच में एक खांचा कटा होता है नोगों में। नोगों में बीच में एक खांचा, एक स्लॉट टाइप का कटा होता है खांचा। इसकी यही पहचान है, जिसमें कटा होता है उसे नोगो कहते हैं, और जिसमें नहीं कटा होता है उसे गो कहते हैं। तो ये गो रिंगेज है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिंगेज गो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 143 नंबर क्वेश्चन। अपघर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? तो जो बेलनाकार स्टिक्स अर्थात जहां स्टिक्स का प्रयोग होगा वे कौन सी क्रिया होती है? होनिंग होती है, बताया गया। लैपिंग में लैप का प्रयोग करते हैं। लैप का प्रयोग करके हम किसी भी धार या किसी भी जाब की सतह को परिष्कृत करते हैं, लेकिन होनिंग में होनिंग स्टिक्स का उपयोग करते हैं, या उसे होन के भी नाम से जानते हैं, और उस पर कई प्रकार के अपघर्षक चिपकाए जाते हैं, तो वो अलग चीज है। इस यहां पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, होनिंग। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन, आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? पहला है कास्ट आयरन, दूसरा है तांबा और पीतल, तीसरा है क्लोज ग्रेन्ड आयरन, और चौथा है व्हाइट कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा, तांबा और पीतल, क्योंकि ये आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए जो लैपिंग होती है उसमें तांबा और पीतल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए 145 नंबर क्वेश्चन, कौन सी लैप सामग्री महंगी और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए पीतल है, ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन है, ऑप्शन नंबर सी लीड है, ऑप्शन नंबर डी या चौथा जो है कांसा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, लीड। ये थोड़ा सा लैप जो होता है महंगा भी होता है, और ये यदि खराब हो जाता है तो इसे सही किया जा सकता है, मतलब इसका विस्तार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए 146 नंबर क्वेश्चन, कठोरीकृत होना चाहिए था। कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, सिलिकॉन कार्बाइड। जो कठोर कार्य होते हैं स्टील के या भारी कार्य होते हैं उसमें जो है हम जो अपघर्षक उपयोग करते हैं वो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अधिक मटेरियल हटाता है। अगला देखिएगा 147 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोरान कार्बाइड। जो बोरान कार्बाइड होता है वह जो है अपघर्षक डाई गेज की लैपिंग के लिए होता है। तो बोरान कार्बाइड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए, टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे कठोर कौन सा होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड, पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड। दूसरा देखिएगा दूसरा है बोरान कार्बाइड, तीसरा है हीरा, चौथा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सबसे कठोर होता है वह हीरा होता है। जो अपघर्षक सबसे कठोर होता है उसे हीरा कहते हैं, वह हीरा ही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक क्या क्या नाम है? पहला है सिलिकॉन कार्बाइड, दूसरा हीरा, तीसरा बोरान कार्बाइड, चौथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीरा। हीरा सबसे महंगा है और जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे सही ढंग से फिनिश करने के लिए हीरे का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन है, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है? व्हीकल मतलब एक व्हील होती है जिसे घुमा करके, राउंड में घुमा करके लैपिंग करते हैं। उस लैपिंग करने का क्या उद्देश्य है? पहला दिया हुआ है, पहला है काटने की क्रिया को विनियमित करें और सतह को चिकनाई करने के लिए, दूसरा मध्यम प्रभावी संचालन, तीसरा आयामी सटीकता से कमी, चौथा है काटने की क्षमता में कमी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काटने की क्रिया को विनियमित करें, मतलब विनियमित करने के लिए और सतह को अच्छा फिनिशिंग देने के लिए, चिकना करने के लिए व्हीकल लैपिंग का उपयोग किया जाता है।